हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस स्पेशल चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो एंड जब फैन जॉ से कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी ताकि मैं उस आदमी से पीछा छुड़ा सकूँ। फैन उसे कुछ कहता उससे पहले ही सुलंग कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ शादी से मतलब है तो मैं तुमसे शादी करूँगा। फैन सिर्फ मेरा है और उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर मेरी एक शर्त है, ये शादी सिर्फ नाम की रहेगी, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फैन उसकी ओर झुककर उसे कहता है, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है सुलंग, तुम मुझे बस कुछ मिनट दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है और उसके फ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एन का क्या चक्कर है, वो पर्सन कौन है, वो कहाँ काम करता है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स वो उसे पूछता है। सिली हुआ उसे बता देता है। तो उससे बात ख़त्म करने के बाद फ़ैन एक दूसरे पर्सन को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो जल्द से जल्द अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ। फिर वो कॉल कट कर देता है। बेडरूम से वापस आकर वो सुलंग के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। इसके बाद 2 मंथ्स बीत जाता है। सुलंग फैन के न्यू हाउस पर शिफ्ट हो गया है जो एक बीच के पास है। फैन काम से वापस आते टाइम तियन तियन को पिक करके लेकर आता है। घर के सामने कार स्टॉप करके वो तियन को बाहर निकालता है और कहता है, अब जल्दी से अंदर चलते हैं, तुम्हारे अंकल हम दोनों के लिए वेट कर रहा होगा। फिर तियन तियन उसके हैंड को होल्ड कर लेता है और वो दोनों भागते हुए अंदर जाता है। डोर पर नॉक करते ही कुछ सेकंड बाद सुलंग डोर ओपन करता है। तियन जल्दी से उसे हक कर लेता है। सुलंग उसके गालों पर किस करके कहता है, अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखा है। तियन उसकी गोदी से नीचे आ जाता है और फिर भागकर बालकनी की तरफ चला जाता है। इधर फैन सुलंग के हैंड को होल्ड करके उसे अपनी ओर खींच लेता है। सुलंग उसे कहता है, सोचना भी मत, ठीक है, तियन तियन वहीं पर है। फैन उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर साइड के एक रूम के अंदर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। फिर उसे वॉल पर ब्लॉक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। सुलंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो फैन उसे कहता है कि मुझे मत रोको, मैं बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें स्मेल करना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना कि मुझे तुम्हारा परफ्यूम कितना पसंद है। वो उसके नेक को स्मेल करने लगता है और धीरे धीरे बाइट करने लगता है। सुलंग उससे हटा देता है और कहता है, मैंने जो आपके लिए खाना बनाया था ना, वो ठंडा हो जाएगा, पहले जाकर हमें खा लेना चाहिए। फैन फिर से उसके करीब आता है और कहता है कि मुझे इस वक्त खाने की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। एंड फिर से वो उसके लिप पर किस करने लगता है। सुलंग उसके गालों पर धीरे से स्लैप करता है और कहता है कि आप पागल मत बनो, ठीक है, पिछली बार मैंने आपको मना किया था ना कि आप मेरे नेक पर बाइट नहीं करेंगे। इसके बाद 1 वीक बीत जाता है। वो दोनों एक दिन फैन के स्टूडियो पर जाता है। अब वो स्टूडियो पहले की तरह नहीं रहा। अंदर जो भी फ़ोटोज़ और पेंटिंग है उन सबको फैन ने बहुत संभल कर रखा है। बालकनी पर खड़े होकर जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहा था तब फैन अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल कर उसे जलाता है। सुलंग उसके लिप्स से वो सिगरेट छीन कर खुद ही स्मोक करने लगता है और कहता है, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात फ़ैन बो से हुआ था। उसने आपके साथ बचपन में जो कुछ भी किया था वो अभी भी उस बात को लेकर गिल्टी फील में है। फ़ैन स्माइल करते हुए कहता है, गिल्टी फील में है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से आज तक उसने कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। सुलंग उसे कहता है, हाँ, क्योंकि वो जानता है कि आप कभी भी उसे माफ़ नहीं करेंगे, इसीलिए वो चाहकर भी आपके तरफ आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब वो चाहता है कि वो आपसे बात करे, इसीलिए उसने मुझे एक
डायरी दिया था वो आपकी मॉम की है, जिसे उसने बहुत संभल के रखा। वो चाहता है कि आपको सब कुछ पता चले। फिर वो अंदर जाकर अपनी बैग से एक डायरी लेकर वापस आता है और फ़ैन के हाथ में देता है। फ़ैन उसे कहता है कि तुमने शायद इसे पढ़ लिया होगा, है ना? तो मैं तुम्हारे मुँह से ही सुनना चाहता हूँ। सुलंग उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ सब कुछ सुनने के बाद शायद आपको बहुत तकलीफ़ होगा, बट फिर भी आपका जानना ज़रूरी है कि आपकी मॉम कैसे सफ़र कर रही थी। फिर वो कहने लगता है कि उसके डैड ने उसके मॉम के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और उसके डैड ने उसके मॉम को मना किया था कि वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी से कुछ ना कहे। लेकिन तब तक फ़ैन इस दुनिया में आ चुका था, तो इसीलिए मजबूरन उसके डैड को फ़ैन को और उसके मॉम को एक्सेप्ट करना पड़ा, जबकि वो तो उन दोनों को पसंद ही नहीं करता है। बड़े होने के बाद फ़ैन बो को जब ये सब कुछ सीक्रेटली उसके मॉम से पता चला, तब उसे आपके और आपकी मॉम के लिए बहुत बुरा लगा था। इधर फ़ैन ये सब कुछ बातें सुनते हुए वो धीरे से काँप रहा था, तो सुलंग उसे होल्ड कर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। फ़ैन कुछ नहीं कह रहा था, वो बस स्टूडियो के अंदर रखा हुआ उसके मॉम की तस्वीर की ओर देख रहा था। तो सोलंग उस और पॉइंट करते हुए कहता है कि वो पेंटिंग किसने बनाया? क्या वो आपने बनाया? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ़ैन अपने चेहरे पर स्माइल लाता है और कहता है कि हाँ, जब वो छोटा था उसने उस पेंटिंग को बनाया था और बाकी सारी पेंटिंग्स उसकी मॉम की है। फिर वो दोनों अंदर आता है और सुलंग फ़ैन को एक सोफे पर बैठने के लिए कहता है। अब फ़ैन को पहले की तरह वो बैड ड्रीम नहीं आता है, क्योंकि अब उसके साथ उसका मॉम है, उसका लवर है, जिसे उसने खुद कितना तकलीफ़ दिया था, उसे परेशान किया था। लेकिन वही तो एक पर्सन है जिसने उसे कहा था कि ये दुनिया उतना भी बुरा नहीं है। हर टफ सिचुएशन पर सुलंग हमेशा आगे खड़ा रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी है। सुलंग उसके मॉम की पेंटिंग की तरफ देखकर कहता है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको उसे कंप्लीट करना चाहिए। फ़ैन धीरे से विंडो की तरफ जाता है, फिर कर्टेन को हटाकर वो बाहर देखता है। सूरज डूब रहा है। उसकी ओर देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं अपनी मॉम की पेंटिंग को कंप्लीट करूँगा। सुलंग भी धीरे से उसके पास जाकर खड़ा होता है और उससे पूछता है, क्या आप मेरा भी एक पेंटिंग बनाएंगे? तो फ़ैन उससे हाँ कहता है। सुलंग कहता है कि आपने लास्ट टाइम जो पेंटिंग बनाया था ना, वो बहुत बुरा था, तो इस बार जब आप मेरा पेंटिंग बनाएंगे तो सिग्नेचर पर थाई लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे? ये बात सुनकर फ़ैन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो सुलंग को हक करते हुए कहता है कि बोधिसत्व, मैं हमेशा आपकी ही सेवा करूँगा। इसके बाद 1 मंथ बीत जाता है। फाइनली फ़ैन जाओ और सोलंग फ़ैन बो से मिलकर वापस आ रहा था। सोलंग ने ही फ़ैन को समझाया था कि उन्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि फ़ैन को उसकी फैमिली के खिलाफ जो सबूत मिला था वो एक्चुअल में फ़ैन बो ने ही मदद की थी। लेकिन उन्होंने समझदारी से ऐसे काम किया ताकि फ़ैन को ये लगे कि उसने खुद ही इसे इकट्ठा की, लेकिन एक्चुअल में तो इसके पीछे फ़ैन वो का ही हाथ था। उसे खुद गिल्टी फील था और वो जानता था कि फ़ैन जाओ रिवेंज लेना चाहता है, वो उसकी फैमिली को स्पॉइल करना चाहता है, और इसीलिए उसने खुद ही चुपके से उसकी मदद की थी। तो वहाँ से वो दोनों मंदिर में जाता है। फ़ैन मंदिर के अंदर ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सुलंग अंदर गया था, तो कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है, वो नोटिस करता है कि फ़ैन के हाथ में एक माला है। सुलंग उसके पास आकर उससे पूछता है कि आपने ये माला किसके लिए खरीदा? तो फ़ैन उसे कहता है कि तुम अपने भगवान को माला देकर आए हो ना, तो अब मुझे भी अपने भगवान को यह माला पहनाना है।
फिर वो सुलंग को ही वो माला पहना देता है। फिर वो धीरे से उससे पूछता है, वैसे तुम अंदर किस लिए गए थे? तब सुलंग अपनी पॉकेट से एक 4 फेस बुद्धा लॉकेट को बाहर निकालता है और फैन के सामने रखता है और कहता है, मैंने आपके लिए ये लेकर आई हूँ। आपका वो लॉकेट तो मैंने फेंक दिया था ना, इसीलिए एक न्यू मैंने बना कर लाई हूँ। फिर वो उसे वो पहना देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपसे आप कोई भी नफ़रत, गुस्सा या फिर गिल्टी फील के साथ मत जियो। अतीत की वो सारी यादें आपको तकलीफ़ ना दे एंड फ्यूचर आपको परेशान ना करे। आप सिर्फ प्रेजेंट में खुल कर जियो और मुझे प्यार करो। तभी चारों ओर से तेज हवा होने लगता है। वो दोनों जिस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, उस पेड़ से फूल और पत्ते उन दोनों के ऊपर ही गिरने लगता है, मानो ऊपर से गॉड उन दोनों को ब्लेसिंग दे रहा है। वाओ, ये मोमेंट सच में बहुत खूबसूरत है। जब मैं इसे रीड कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सामने ही बस इसे देख रही हूँ। ऑलराइट गाइस, लौटूंगी बहुत जल्द लास्ट और आखिरी स्पेशल चैप्टर को लेकर। सो सून, टाटा।